6 यूनिट की स्टार्टिंग हो रही है और वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का है पूरा। रिफ्लेक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट मतलब दोनों में है, लाइट और वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब हम स्टार्ट करवा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। इसके अंदर जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर पार्टिकल को, यानी कि लाइट को पार्टिकल माना गया है। तो ये पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके कुछ फिनोमिना है, वो तो वैसे वेव नेचर में भी होती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नेचर वाली फिनोमिना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, 10वीं में हमने पढ़ाया था परावर्तन। परावर्तन जो होता है वो लाइट का किसी तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस आना, ये कहलाता है परावर्तन। यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन होगी भाई? रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में ऑन इंसिडेंटिंग, किसी भी सरफेस से टकरा के, ऑन इंसिडेंटिंग टू ए सरफेस, किसी भी सरफेस से टकरा के लाइट जो है वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब रिफ्लेक्शन का जो मेन यूज है वो है विजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो दुनिया है इसका जो दृश्य है, हमें जो दिखाई देता है, जो भी कुछ दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन के ही कारण है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई भी विजन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब पारदर्शी चीज़ होगी, तो वो कैसे दिखाई देगी? जिसमें से लाइट पार चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। यानी कि जो ओपेक मीडियम होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन की वैल्यू, मात्रा बहुत कम होती है। कुछ 1% लाइट की रे वापस आती है, इसलिए वो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। बिल्कुल साफ़ कांच होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। दूर से नज़दीक जाके पता चलेगा या किसी एंगल से देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल फ्रंट से साफ कांच जो है वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसमें से लाइट की किरणें टकरा के वापस नहीं आ रही। इसमें क्या होता है कि एक रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें लाइट की रे किसी सरफेस से टकरा के वापस आएगी। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ये भी उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है या कुछ लाइट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक तो होता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन। कंप्लीट रिफ्लेक्शन के अंदर जितनी भी लाइट रे उस सरफेस पे टकराती हैं सारी की सारी वापस आ जाती हैं। जैसे कि ये 3 रे टकराई, तीनों की तीनों है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो ये है कंप्लीट रिफ्लेक्शन। एक इनकम्प्लीट होता है या पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें या तो लाइट की रे उस सरफेस में से पार चली जाती हैं, मतलब वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो या ट्रांसलूसेंट हो, पारभासी, ठीक है। अरे क्या हो गया? इसमें जैसे ये 3 रे टकराई इस सरफेस पे, इनमें से मान लो 2 वापस आ जाएं और एक जो है उसको ये सरफेस अब्जॉर्ब कर ले, या फिर इसमें से पार चली जाए, वो वापस ना आए, तो ये है पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए, 100% रिफ्लेक्शन के लिए जो है मिरर बनाए जाते हैं, मिरर। और मिरर्स में क्या किया जाता है, उनके पीछे जो है पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है मिरर्स के पीछे। जैसे हमारे घरों में होता है मिरर, जो हम चेहरा देखते हैं घरों में ड्रेसिंग के अंदर, तो उसमें जो है वो मिरर होता है और उसके एक सरफेस में जब वो टूट फूट जाता है तो पीछे देखेंगे तो पॉलिश लगी होती है। तो वो इसलिए होती है ताकि सारे का सारा रिफ्लेक्शन हो, मतलब जैसी हमारी चमक है वैसी ही दिखाई दे, वैसी ही
हमें दिखाई दे। तो ये है सम कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए। अब हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट उसी मीडियम में वापस आती है और लाइट की कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ना तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि मीडियम वही है। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम रहती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी, क्योंकि लाइट की एनर्जी चेंज नहीं होती है। जो एनर्जी है लाइट की E = h/v इस फार्मूले से दी जाती है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होती। लाइट में एनर्जी उतनी होती है, सिर्फ उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम ज़्यादा हो जाती है, एक जगह कम दूसरी जगह ज़्यादा, ऐसा हो जाता है। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो कुछ भी चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट की चेंज हो जाती है वेवलेंथ और स्पीड। तो हम बात करते हैं मिरर्स की। मिरर दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है प्लेन मिरर, ये भी हमने 10वीं में करवाया हुआ है। प्लेन मिरर हमारे घरों में यूज़ होता है और इसके अंदर एक बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है कांच का, और उसके पीछे पॉलिश की जाती है सिल्वर की, यह सिल्वर सरफेस होता है। तो इसके पीछे जब पॉलिश हो जाएगी तो एक भी जो है रे जो है इसमें से पार नहीं होगी, सारी की सारी रिफ्लेक्शन होगी। तो ये 100% रिफ्लेक्शन करता है मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है घरों में यूज़ होता है। जो प्लेन मिरर है घरों में यूज़ होगा। सफेरिकल मिरर होंगे वो कांच के गोले को काट के बनाए जाते हैं, या तो गोले को बाहर से पॉलिश कर दो, उभरे हुए सिरे को पॉलिश कर देंगे तो उसका जो औंधा सिरा होता है, यानी कि जो गहराई वाला सिरा होता है वो बच जाएगा, वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। तब बन जाएगा हमारे पास अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव। और अगर उसके अंदर वाले सिरे को पॉलिश कर देंगे तो हमारे पास उभरा हुआ सिरा, ऊंचा सिरा जो है वो रिफ्लेक्शन करेगा, इसलिए उसको कहा जाता है उत्तल, यानी कि कन्वेक्स। ये है कन्वेक्स उत्तल, ये है कॉनकेव। ठीक है, अवतल मतलब अवतल, इसके अंदर 4 अक्षर हैं, इसके अंदर 3 अक्षर हैं, तो इसके अक्षर जो है ना वो कम है, इसके 4 हैं, इसके अक्षर ज़्यादा है, तो ये कभी कंफ्यूज हो जाए उत्तल अवतल का, ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा भाई किधर से पॉलिश होती है। नहीं तो सीधी सी बात है, अगर ऊंचे तल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऊंचे वाले तल से, उभरे हुए तल से, तो उत्तल होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल। तो ये हम याद भी करने के लिए कर सकते हैं, ऊंचे से उत्तल, यानी कि, और उत्तल मतलब 3 अक्षर, यानी कि कन्वेक्स। फिर कन्वेक्स और कनकेव में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। कन्वेक्स उत्तल है, अवतल, उत्तल में कम अक्षर है, अवतल में ज़्यादा अक्षर है, तो इसका मतलब कनकेव होगा अवतल और कन्वेक्स होगा उत्तल। और उत्तल मतलब ऊंचा, उठा हुआ। तो इस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो ये उत्तल दर्पण है, और गहराई वाले से होता है तो अवतल दर्पण है। जैसे कि चम्मच का गहराई वाला हिस्सा और उल्टी कर देंगे चम्मच को तो उत्तल बन जाएगा, सीधा कर देंगे तो अवतल बन जाएगा। तो ये 2 तरह के हो गए दर्पण। अब बात आती है किसकी, प्रतिबिंब की, यानी कि मिरर, इमेज फॉर्मेशन। इमेज की बात आती है कि भाई वस्तु हमें कहाँ पर होती है, कहीं पर दिखाई देती है, तो उस इमेज के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से चली है और किधर जाएगी, उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि इसकी इमेज जो है वो वहाँ पर बनेगी। तो उस डायरेक्शन के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो नियम बिल्कुल सिंपल हैं। दर्पण के लिए तो, परावर्तन के लिए तो, यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल नियम है, प्लेन सरफेस में हो चाहे कर्व सरफेस हो, प्लेन सरफेस में क्या होता है कि ये किरण है, जो वस्तु से किरण चलती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे।
ये है इंसिडेंट रे। ये किरण किसी भी दर्पण के जहाँ भी टकराएगी, प्लेन दर्पण की बात करें हम, प्लेन सरफेस की, प्लेन मिरर के जहाँ भी टकराएगी ये उसी बिंदु पे 90 डिग्री के कोण पे एक लाइन बनाओ, जिसको कहा जाता है नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। ये हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है उसको कहते हैं आई। और फिर जितना आई होता है यानी कि आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना आई होगा उतना ही आर होगा। बस ये हो गया किरणों के मुड़ने का तरीका कि किरण किधर से आई है किधर जाएगी, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा। आई इज इक्वल टू आर। एक तो ये नियम होता है। दूसरा होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और जो नॉर्मल होता है आर इन सेम प्लेन। ये किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, तल में। मतलब अगर तल ये बोर्ड वाला है, ये तल ले रहे हैं तो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है कहीं से भी और ऐसे जा रही है, तो वो ये तल हो गया। जिस रास्ते में प्रकाश की किरण आ रही है उसका तल ये होगा। मतलब अगर हम ये लाइन खींचना चाहेंगे तो नीचे यहाँ पर पेज लगाना पड़ेगा हम। और अगर तल हम लेंगे ये तल लेते हैं बिल्कुल ऐसे, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी ऊपर से, तो ये तो होगी प्रकाश की किरण। अगर इस लाइन को खींचना चाहें तो हमें तल मिलेगा ये। मतलब इस तल पे ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो यहाँ आके टकराएगी ऐसे। और इसी रास्ते पे इसी तल में होगा नॉर्मल और इसी तल में होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ है, आई इज इक्वल टू आर, और दूसरा है कि ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, इन तीनों को हम एक ही तल पे ड्रा कर सकते हैं, एक ही तल में होती है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ। अब जो है प्लेन मिरर के अंदर ये हो गया डायरेक्शन। ऐसा ही होगा स्फेरिकल मिरर में, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल की दिक्कत होगी। तो एक बार बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देंगे। जैसे कि हमारे पास हमने बना दिया, ये उत्तल दर्पण बना दिया। तो ये एक उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग है, तो उसका कोई केंद्र होगा। मान लिया कि ये इस गोले का केंद्र है। इस केंद्र को हम कंसीडर करते हैं, और जहाँ भी प्रकाश की किरण टकराए उस बिंदु को केंद्र से मिलाओ, और ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा आई। क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस है किसी भी सर्कल का, जो रेडियस होता है वो उसकी स्पर्श रेखा के हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो जहाँ पर भी किरण टकरा रही है उसका मतलब है कि वो तल, उस तल के उस पॉइंट पे टकरा रही है। तो तल की डायरेक्शन देखी जाती है टेंजेंट से, स्पर्श रेखा से। और जो रेखा, जो रेडियस होता है वो हमेशा स्पर्श रेखा के 90 डिग्री पर होता है, टेंजेंट के 90 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल का काम करता है रेडियस। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराई थी, इस बिंदु को हमने केंद्र से मिला लिया, तो ये रेडियस बन गया उसका। इसी तरह अवतल दर्पण में होता है कि ये अवतल है, और मान लिया कि यहाँ पे प्रकाश, ये उसका केंद्र है, और प्रकाश की किरण यहाँ टकरा रही है, तो इस बिंदु को इसके केंद्र से मिलाओ, मतलब इसका रेडियस बढ़ाओ, तो ये रेडियस जो है ये नॉर्मल का काम करेगा। और ये हो गया एंगल आई। जितना आई होता है उतना ही आर होगा। इसमें ये जितना आई है उतना ही आर है। तो ये हो गया प्लेन स्फेरिकल मिरर्स में। फिर बता देंगे एक बार जब स्फेरिकल मिरर करवाएंगे तब। अब है हमारे पास इमेज। इमेज कैसे बनती है? इमेज फॉर्मेशन। तो किसी भी बिंदु की इमेज बनाने के लिए हमें उस बिंदु से या उस वस्तु से कम 2 किरणें चाहिएंगी। 2 किरणें जो हैं वो चलनी चाहिए, और वो दर्पण पे टकराएं, मिरर पे टकराएं, और फिर उसकी इमेज बने।
तो जैसे प्लेन मिरर में इमेज बढ़ाते हैं हम, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमने ये एक वस्तु ले ली ए बी। अब चलो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा वर्टिकल में कर लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और अच्छा। ये हमने प्लेन मिरर ले लिया हमारे सामने, और यहाँ पे हमने एक ये वस्तु ले ली है ए बी। अब ए बिंदु से एक किरण तो चलाओ बिल्कुल सीधी, ठीक है, तिरछी भी चला सकते हैं हम, लेकिन हमने सीधी चला दी है ताकि ये सही समझ में आ जाए। अब ये किरण जो है बिल्कुल सीधी गई है, इस बिंदु पे टकराई है, तो इसका नॉर्मल भी इसी बिंदु पे बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, इसी किरण के ऊपर आएगा वो। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। भाई यहाँ से किरण टकराई थी ऐसे इस बिंदु से आके सीधी, और इसी बिंदु पे नॉर्मल बनाना है, तो दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 का, तो ये उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। इसी तरह हम बी बिंदु से एक रे चलाएंगे, ये भी सीधी कर दी, इसका भी नॉर्मल इधर होगा, तो ये भी उसी एंगल पर वापस। लेकिन मैंने कहा था कि एक बिंदु से कम 2 रे चलनी चाहिए, तो ये एक रे चलेगी ऐसे। अब इसको हम यहाँ इंसिडेंट करवा देते हैं ऐसे। अब क्योंकि ये नॉर्मल का काम करेगा, अब ये लाइन, तो ये एंगल आई हो गया, तो इतना ही आर होगा, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस बिंदु ए से 2 किरणें चली थी, एक तो ये और एक ये, इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो 1 जो है वो तो इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, 2 इधर जा रही है, तो ये रे आपस में नहीं मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब इनको हम पीछे बढ़ा के देखेंगे। इस रे 1 को भी पीछे बढ़ा देते हैं, और इस रे 2, ये जो 2 है उसको पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों यहाँ मिलती हैं। इसका मतलब ए बिंदु की जो इमेज होगी वो यहाँ बनेगी ए डैश पर। इसी तरह बी बिंदु की एक रे तो ये थी, ये रे नंबर 3, और एक रे हम ये ऐसे चलाते हैं यहाँ पे इस नॉर्मल पे। अब ये आई हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा आर इधर। अब इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो ये भी लगभग यहाँ मिलेंगी, तो ये बी की इमेज होगी, ये चौथे नंबर की रे थी। अब ए बी जो है वो ये बनेगा। तो हम देखते हैं कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं बना है, वो आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिली, मिलाई गई हैं, पीछे महसूस हुई हैं, हमें मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। तो ये है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वस्तु के आकार का बनता है, यानी कि वर्चुअल मतलब आभासी। सीधा बनता है यानी कि इरेक्ट, उल्टा बने तो इन्वर्टेड। यह सीधा इरेक्ट, और एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर बनता है। इक्वल डिस्टेंस इन मिरर, मिरर के अंदर बनाई देगा, दिखाई देगा, और जो है सेम कलर का होगा, सेम हाइट का होगा, इक्वल हाइट का होगा। इक्वल हाइट, इक्वल डिस्टेंस का तो मतलब होता है कि हम अगर दर्पण से 10 मीटर दूर खड़े हैं तो 10 मीटर अंदर ही हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये तो है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल हाइट का मतलब अगर दर्पण 5 फुट का है, वो ऑब्जेक्ट 5 फुट का है, तो 5 फुट की उसकी प्रतिबिंब बनेगा, उसका इमेज बनेगी। एक जो चेंज आता है इमेज में वो होता है लैटरली चेंज। 5वां जो चेंज होता है वो होता है लैटरली चेंज्ड। लैटरल चेंज का मतलब होता है कि उसका पार्श्व परावर्तन हो जाता है, उसकी साइड चेंज हो जाती है। लेफ्ट वाली साइड राइट हो जाती है और राइट वाली साइड लेफ्ट हो जाती है। जैसे हम अगर आर को देखें किसी दर्पण में, आर का प्रतिबिंब देखें तो हमें वो ऐसे दिखाई देगा, मतलब जो चीज़ आगे है ना उसका प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा, जो पीछे है उसका पीछे बढ़ेगा। आर हमें ऐसे दिखाई देगा, पी हमें ऐसे दिखाई देगा, एन हमें ऐसे दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण में।
थोड़ी सी साइड चेंज हो जाती है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमने क्लियर एम्बुलेंस देखना है, अगर ये हमें एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ देखना है तो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ रहता है ऐसे, AMBULANCE। और जब आगे वाली गाड़ी उसको देखती है तो वो उल्टे का सुल्टा हो जाता है, एम्बुलेंस दिखाई देता है, इसलिए उसको रास्ता देना पड़ता है। कभी भी देख लेना, एम्बुलेंस के शीशे पे उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, और उसको जब हम अपनी गाड़ी में से देखें तो हमें सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस। तो ये इसी के कारण होता है कि भाई साइड चेंज हो जाती है दर्पण में रिफ्लेक्शन से। तो ये समतल दर्पण के प्रतिबिंब की खासियत होगी। किसी किसी बुक में एक बिंदु का भी दिखा रखा होगा, कोई भी ये दर्पण ले लिया और यहाँ पे एक बिंदु है, इसके प्रतिबिंब बना के तो यहाँ से 2 रे चला रखे होंगे ऐसे, एक तो रे ये गई, ये 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो ये चली जाएगी इधर, और दूसरी रे यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे ले आओ दूसरी रे को, अब ये 90 जितना आई है उतना यार हो जाएगा ऐसे। तो ये इधर गई और ये इधर गई, दोनों वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन इसको भी पीछे बढ़ा दो और इसको भी पीछे बढ़ाओ तो हमें ये दर्पण में लगभग यहाँ दिखाई देंगी बराबर दूरी पर ऐसे। इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गई। तो ये है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर की इमेजेस कैसे बनती हैं, बिल्कुल बराबर बनती हैं, आभासी बनती हैं, वर्चुअल मतलब सीधी बनती हैं, बराबर हाइट पे बराबर दूरी पे। अब इसमें एक क्वेश्चन होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कि मान लिया ये एक्स वाई एक्सिस दे रखी हैं और यहाँ पर हमने एक मिरर लगा दिया ये ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है -2 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू -2 है। तो इसकी इमेज देखो कहाँ बढ़ेगी। तो उस केस में इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हमने, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये बताओ कि इस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे, ये एंगल भी 45 होगा। अब पहले ये देखना पड़ता है कि इमेज की ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी दूरी है। तो जब इस मिरर को हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसकी ये दूरी है यहाँ से, ये डिस्टेंस है x, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि ये साइड है 2 मीटर और ये हो गया एंगल 45 का। हमने निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस L/2 x/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 45। sin 45 का मान होता है वर्गमूल 1/2, 1/2। तो x का मान आ गया 2/2, x = वर्गमूल 2। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ से, मतलब मिरर से इसकी जो दूरी है वो वर्गमूल 2 मीटर है। तो हम जो है इतनी दूरी के ऊपर इमेज बनेगी इससे पीछे, यानी कि यहाँ से वर्गमूल 2 मीटर की डिस्टेंस ले लेंगे और वर्गमूल 2 मीटर की डिस्टेंस को फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वाई एक्सिस को और बढ़ाओ, और यहाँ से 90 डिग्री का ये एंगल था, ये 45 डिग्री का है, इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं वापिस ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगी इस प्रकार। ये कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से डिस्टेंस अगर इसकी 2 मीटर आ जाएगी हमारे पास, तो ये साइड निकाल सकते हैं हम, पहले ये हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, ये इसके बराबर होगा। इस टाइप में जो है हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे इमेज के। कह दी 1 मिनट बस। अब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है
टाइम ना, वो तो ठीक है, वैसे बताओ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब जब दो मिरर जो हैं, ओहो, बस ये 1 मिनट का कंसेप्ट है भाई हमारा छोटा सा, फिर तो आपकी मैथ की क्लास होगी। इसमें जो है ना, अगर दो एंगल्स के बीच में एंगल थीटा हो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो इसकी कितनी इमेज बनेंगी, ओ की कितनी इमेज बन सकती है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है n = 360/थीटा। अगर ये आ जाए ओड तो इतनी बनेगी, और अगर ये 360/थीटा जो है वो इवन आ जाए, यानी कि 360/थीटा अगर हमारे पास इवन हो तो इसमें से एक घटाओ तो इतनी इमेज बनेगी। मतलब अगर दो मिरर्स के बीच में थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, मतलब ये दो मिरर हैं और इनके बीच का एंगल है 40 डिग्री, 40, तो हमने बताने की कितनी इमेज बनती है, तो सीधी सी बात है n = 360/40, 4 नीम 36, 9 इमेज बनेगी, तो 9 ही बनेगी क्योंकि ये ओड आ गया। और अगर थीटा की वैल्यू कर लेते हैं हम 60 डिग्री, दो मिरर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल कर दें और उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी जो उनके बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज बनेगी 360 को थीटा से भाग दो, 60 से 6 उत्तर आता है, तो क्योंकि ये इवन है तो इसमें से एक घटा दो, तो इसका मतलब 5 इमेज बनेगी। तो ये था भाई तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन तक का हम, यानी कि प्लेन मिरर का कंसेप्ट पूरा कर दिया है। इसमें अगर पूछा जाएगा तो u और v की वैल्यू पूछी जाएगी कि u अगर 5 मीटर है तो v बताओ, तो वो 5 ही होगा। u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो स्पीड इमेज की होती है वही स्पीड ऑब्जेक्ट की होती है, रिलेटिव स्पीड उनकी जुड़ जाती है। तो इस प्रकार जो है प्लेन मिरर का कंसेप्ट पूरा करवा दिया है।